आप सबका स्वागत है बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे डेली माइंड मैपिंग करंट अफेयर्स कवर करेंगे 19 अप्रैल का, और ये हेल्पफुल रहेगा सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, बैंक, एसएससी, रेलवे सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। हम जो है 19 अप्रैल करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले हम जो 18 तारीख का जो करंट अफेयर्स है, कल का करंट अफेयर्स, उसको हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। पहला आ रहा है कि तेलंगाना गवर्नमेंट पहली स्टेट बनी है जो कि इंप्लीमेंट करने वाली है शेड्यूल कास्ट की सब कैटेगरी। और सब कैटेगरी के बारे में बात करें, टोटल 59 ऐसी सब कैटेगरी रहने वाली है, और इसको टोटल 3 ग्रुप्स में बांटे हैं। ठीक है, तो 3 ग्रुप्स में बांटे हैं, वो हमने ऑलरेडी कल डिटेल में इसको कवर कर लिया है। और ये रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेते हुए चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक ने जो है 131 फाउंडेशन डे बनाया था, जिसके अंदर टोटल 34 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं। और एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है एक प्रोडक्ट जो कि पीहू जो है एक तरह से लाइव चैटबॉट है जो कि पीएनबी ने लॉन्च किया, पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको आपको ध्यान देते हुए चलना है। उसका नेक्स्ट बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हरियाणा में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है। उसका एनपीसीआई के बारे में बात करते हैं। एनपीसीआई ने डिसकंटिन्यू कर दिया था इंटरनेशनल क्यूआर कोड शेयर एंड पे। अगर कोई भी इंटरनेशनल या कोई भी फॉरेनर अगर हमारे इंडियन सिटीजन को बोलता है कि मेरे को इतना पैसा भेज दो, और उसको शेयर किया जाता है व्हाट्सएप के थ्रू, और उसको गैलरी के थ्रू अगर अपलोड करने की कोशिश करे वो पर्सन, तो उस केस में वो नहीं हो पाएगा अब। ठीक है, तो कोई भी पेमेंट अगर यूपीआई के थ्रू करना चाहे गैलरी के थ्रू, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा इंटरनेशनल पेमेंट के लिए। और डोमेस्टिक पेमेंट के बारे में बात करें तो डोमेस्टिक पेमेंट जो है एप्लीकेबल है, लेकिन वो 2,000 रुपये की उस पर कैप लगाई गई है जो भी नॉन वेरीफाइड मर्चेंट है उनके लिए। ठीक है, उसके बाद बात करें सिटी बैंक के ऊपर जो है 3.2 लाख रुपए की फाइन मारी बाई द आरबीआई, क्योंकि इन्होंने जो फेमा का रूल और रेगुलेशन है वो अच्छे से फॉलो नहीं किया, जिसके अंदर जो इनवर्ड रेमिटेंस है वो सही से इन्होंने फॉलो नहीं किया रूल्स और रेगुलेशंस, जिसकी वजह से इनके ऊपर 3.2 लाख रुपए की फाइन मारी है। यूएई के बारे में बात करें तो यूएई जो है पहला कंट्री बनाई जो कि इंटरपोल कमिटी ऑन गवर्नेंस को चेयर कर रहा है, और इसको जो है 2 साल के लिए चेयर करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। और दाना अल जो मुर्ज़की है, इनको जो है एज अपॉइंट किया गया है चेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों न्यूज़ एक ही है, कोई डिफरेंट न्यूज़ नहीं है, दोनों न्यूज़ एक ही है। थोड़ा आई थिंक बनाने में थोड़ी गलती होगी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अवार्ड्स के ऊपर। तो ये अवार्ड, ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं, 2 पॉइंट नहीं, एक ही अवार्ड है जो कि आ रहा है ब्रेक थ्रू प्राइज 2025 का इन फंडामेंटल फिजिक्स। तो ब्रेक थ्रू प्राइज जो है वो डिफरेंट कैटेगरी में दी जाती है, लाइफ साइंस, फंडामेंटल फिजिक्स, और ये सब कैटेगरी में दी जाती है, और इसको ऑस्कर ऑफ साइंस भी बोला जाता है। तो इस बार जो ये ऑस्कर ऑफ साइंस मिला है, ये मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है इसको। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है, इसको ब्रेक थ्रू अवार्ड 2025 का मिला इन फंडामेंटल फिजिक्स में। जो भी ये अवार्ड जीता है उसको 3 मिलियन जो है $US के तौर पर दिया जाती है। और टोटल अगर पैसे के बारे में बात करें, टोटल जो है प्राइज मनी का पूल था 18.75 मिलियन $। ठीक है, रिपोर्ट और रैंकिंग के बारे में बात करें तो ये आ रहा था UNCTAD रिपोर्ट आया था, जिसके अंदर बोला था कि इंडिया की रैंक जो है 36 आती है, और सबसे टॉप मारा था यूएसए ने। और बात करें कि एआई के बारे में, कि एआई के बारे में कितना खर्चा करता है कौन सी कंट्री, तो चाइना जो है 2nd नंबर पे आती है, और इंडिया जो है 10 नंबर पे आती है, इस रिपोर्ट का कहना है। उसके बाद इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आया था 2025 का, जिसके अंदर टॉप स्टेट आपको कर्नाटक मिलने वाली है, और स्मॉल स्टेट जो कि टॉप मारी है वो सिक्किम मिलने वाली है। इन टर्म्स ऑफ जुडिशरी में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, पुलिस में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लीगली कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे रिपोर्ट निकाला जाती है। सबसे वर्स्ट जो रैंक मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल मिलने वाला है, और लास्ट स्टेट में स्मॉल स्टेट की बात करें तो उसमें गोवा रहने वाला है। उसके बाद एक्सटर्नल डेब्ट के बारे में बात करें, कितना जो है इंडिया लोन लेता है बाहर देश की कंट्री से या बाहर देश के जो बैंक होते हैं वहाँ से। तो टोटल जो है एज ऑफ दिसंबर 2024 तक जो है टोटल 717.9 बिलियन जो है पैसे जो है डेब्ट पे है इंडिया। ठीक है, तो पहले से जो है 10% ज़्यादा है, ऐसा कुछ कहना है इस रिपोर्ट या तो इस जो ये केस निकाला गया था इसके अंतर्गत। उसके बाद यूनेस्को का रिपोर्ट आया था ऑन सोशल मील, जिसके अंतर्गत बोला गया था कि 50% जो भी बच्चे हैं वो 2024 में जो है उनको खाना मिला है। ठीक है, हॉट मील जो है उनको मिला है, ये गोट मील नहीं है, हॉट मील है। ठीक है, ये हॉट मील जो है इनको मिला गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो आज का करंट अफेयर्स है वो कवर करते हैं 19 अप्रैल का, जिसमें आ रहा है कि यूनियन मिनिस्टर जो अमित शाह है, ये क्या है अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट भी संभाल रहा है। ठीक है, कॉर्पोरेट अफेयर भी संभाल रहा है। तो ये इन्होंने एड्रेस किया है स्टेट लेवल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस इन भोपाल मध्य प्रदेश। तो इन्होंने एड्रेस किया जहाँ पे इन्होंने 2 तरह के की इनिशिएटिव लिए गए हैं अंडर द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर के अंतर्गत। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर के अंतर्गत 2 तरह के इनिशिएटिव लिए गए हैं।
चलिए आप बताइए कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर किस दिन में बनाया जाता है। मैं मोस्टली आपको डेट्स कराता नहीं हूँ, उसका सिंपल रीज़न है कि डेट्स जो है लास्ट में पढ़ने में बेनिफिट करता है। अभी से पढ़ते जाओगे भूल जाओगे, और लास्ट में एक बार में गो थ्रू कर लो, और एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ईयर से आता है, तो ज़्यादा डेट्स में ज़्यादा फोकस नहीं करना है। लेकिन तभी मैं आपको पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए इसका डेट क्या होने वाला है। बताइए, आप कमेंट सेक्शन में बता देना इसका एग्जैक्ट डेट क्या होने वाला है। तब तक हम जो की अनाउंसमेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पब्लिक एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, इसको मॉडर्नाइज करने की बात चल रही है। और अगर क्रेडिट जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इसके बारे में पढ़े, तो जो क्रेडिट सोसाइटी होती है इसकी पूरी सिस्टम पहले समझते हैं, ठीक है, तो आपको और अच्छे से चीज़ समझ आएगी। इधर कहीं वाइट पेज है क्या? वाइट पेज कहीं मिल जाए तो मैं आपको पूरा बताया था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, यहाँ पे आपको बताया था कि जो ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, ये सबसे लोएस्ट टायर में आती है कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर में। कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें पहले जो कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर में आती है वो आती है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पता होगा, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है सबसे ऊपर आती है टायर में। उसका सेकंड नंबर पे आती है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, उसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। उसका थर्ड नंबर पे आता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो थर्ड नंबर पे जो है, या तो मैं बोलूँ बॉटम नंबर पे जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी आती है। इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है शॉर्ट टर्म लोन देना। इनका मेन काम क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन देना फॉर क्रॉप कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो सब के लिए, ठीक है। तो भी PACS है, इनका प्राइमरी काम होता है शॉर्ट टर्म लोन देना फॉर क्रॉप्स। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, फॉर क्रॉप्स को शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए जो है इनको बनाया गया है। और इसके अंतर्गत जो फेयर प्राइस शॉप है वो भी इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। तो फेयर प्राइस शॉप इसका मान सकते हो राशन शॉप, और इसके अंतर्गत जो डिफरेंट फार्मर्स हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, आर्टिस्ट इसके मेंबर होते हैं, इवन जो स्मॉल बिजनेस पर्सन है वो मेंबर्स होते हैं, और जो भी पैसा है वो कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद जिसको ज़रूरत है वो एज अ लोन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस सोसाइटी के अंतर्गत लोन भी प्रोवाइड करने का काम रहता है, ठीक है। और इसको मोस्टली रेगुलेट किया जाता है बाय रजिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी के द्वारा, और उसके साथ ही जो नाबार्ड भी जो है इसको रेगुलेट करता है। तो इसी को जो है मॉडर्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने 2500 करोड़ रुपये जो है अलॉट किए गए हैं, और इसके अंदर डिजिटलाइज किया जाएगा जितने भी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी क्रेडिट सोसाइटी है वो सबको। और बोला जा रहा है कि टोटल इसको 13 रीजनल लैंग्वेज चलाया जाएगा, और जो मध्य प्रदेश है ये इम्प्लीमेंट करने वाली है स्टार्टिंग में। और फॉर्मेशन ऑफ जो मॉडर्न PACS है उसके लिए बोला जा रहा है कि मर्जर किया जाएगा डेयरी फिशरी क्रेडिट कॉर्पोरेशंस, ये सबको मल्टीपर्पस PACS के तौर पे। मतलब कि पहले क्या था कि जो डेयरी का था उसका अलग से PACS था, उसके बाद फिशरी का अलग से था, क्रेडिट कॉर्पोरेट्स का अलग था, और अब सबको जोड़ के जो है एक तरह से मल्टीपर्पस PACS बना दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो ऑपरेशन है वो भी अच्छे से अच्छा एफिशिएंसी हो पाए। अब इस इवेंट के दौरान ही एक MOU साइन किया गया भाई नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने, जो कि गुजरात बेस्ड है, और इन्होंने पार्टनर किया मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के साथ। दोनों के दोनों मिलके जो है बोला जा रहा है कि जो डेयरी सोसाइटी है, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसको बढ़ावा देने का काम करेंगे, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन अच्छा खासा हो पाए, ठीक है। तो ये एक तरह का MOU साइन किया गया था इस इवेंट में, ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कुछ डेटा जो भी एग्जाम रिलेवेंट डेटा है उसको कवर करते चलते हैं। तो ये टेबल में आपको 3 तरह के डेटाज मिलने वाले हैं, ठीक है। मोस्टली जो है ट्रेड में फोकस करते हुए ये बनाया गया टेबल, ठीक है। तो सारे डेटा एक करके कवर करते हैं। पहला तो आ रहा है कि इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो ये आपको डेटा दिया गया है जिसको रिलीज़ किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। किसने रिलीज़ किया है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि जो USA है, USA जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है 4th कंसेक्यूटिव ईयर से। तो पिछले 4 साल से जो है USA टॉप में आ रहा है इन टर्म्स ऑफ इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। टोटल ट्रेड के बारे में बात करें, टोटल 131.84 बिलियन $, जो है अब तक ट्रेड किया गया है, जिसमें इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया USA को वो आपको मिलेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 वो 86.51 बिलियन मिलने वाला है। और फाइनेंशियल ईयर 2024 के बारे में बात करें तो ये 77.52 बिलियन जो है इन्होंने एक्सपोर्ट किया था, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था। और
पिछले साल के हिसाब से देखें, फाइनेंशियल ईयर 2024 के हिसाब से देखें तो टोटल 11.6% का जो है ग्रोथ दिखाया है इंडिया ने। और इंपोर्ट के बारे में बात करें तो इंपोर्ट इंडिया जो करता है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 वो आपको मिलेगा 45.33 बिलियन, और फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 वो मिलेगा 42.2 बिलियन। ये ग्रोथ के बारे में बात करें तो टोटल 7.44% का ये ग्रोथ है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया जो है सरप्लस में है, इंडिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए को। कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया जो है, एक्सपोर्ट कर रहा है 41.18 बिलियन ज़्यादा, और पिछले साल से देखा जाए तो पिछले से 5 बिलियन जो है ज़्यादा इंडिया ने जो है सामान जो है यूएसए को भेजा है। सेकंड कंट्री की बात करें, सेकंड कंट्री चाइना मिलेगी, जिसमें टोटल ट्रेड बायलैटरल ट्रेड जो है टोटल 127.7 बिलियन मिलने वाला है। और इसको भी सब कैटेगराइज करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट जो था वो यूएसए का था। और इस इवन ये सारे डेटा इतना याद नहीं रहते, तो आप इसको लास्ट में जब एग्जाम आ रहा हो तभी पढ़ना। अभी इतना सारा डेटा पढ़ते जाओगे तो भूल जाओगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए अभी के लिए जो फर्स्ट नंबर पे कौन है, यूएसए है। अगर आप RRB की तैयारी कर रहे हो, आपका एग्जाम कुछ 2-3 महीने बाद है, तो इतना सारा डेटा आपको याद नहीं रहेगा। तो अभी के लिए आप डेटा याद मत रखो, बस आपको इतना रखना है सबसे ज़्यादा जो ट्रेड करता है इंडिया वो यूएसए के साथ करता है, उसके चाइना के साथ करता है, उसके बाद जो है यूएई के साथ करता है, ठीक है। और एक कौन सा रिपोर्ट में बताया गया है, ये बताया गया है इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रिपोर्ट में, ठीक है। ऐसे एक और रिपोर्ट आया था जो कि इंडिया ट्रेड परफॉर्मेंस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का, जिसके अंदर जो मर्चेंडाइज और सर्विस रिलेटेड कैसे जो है इंडिया ट्रेड करता है उसके बारे में बताया गया था। इसमें बताया गया है कि जो मर्चेंडाइज प्लस सर्विस के बारे में बात करें तो इसमें एक्सपोर्ट जो किया गया है इंडिया के द्वारा फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में वो आपको मिलेगा 820.93 बिलियन जो है भेजा गया। और इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया ने जो है इंपोर्ट किया है 915.19 बिलियन। तो मान सकते हो कि इधर जो है एक्सपोर्ट से ज़्यादा इधर है यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है, ठीक है। उसका अगर सिर्फ मर्चेंडाइज ट्रेड के बारे में बात करें, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी आपको सिर्फ मर्चेंडाइज ट्रेड की जो है एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेता है, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि इंडिया ने जो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया गया है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 वो आपको 437.42 बिलियन मिलने वाला है। और अगर मर्चेंडाइज इंपोर्ट के बारे में बात करें तो ये आपको 720.24 बिलियन मिलने वाला है, ठीक है। और अगर ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात करें दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वो आपको मिलेगा 282.83 बिलियन। तो आपको एग्जैक्ट डेटा याद रखना है, बट अभी याद मत रखो, अभी डेफिनेटली आप ये सब चीज़ें याद रखोगे तो भूल जाओगे। बेटर ये है कि लास्ट में इसको जब एग्जाम सामने हो रहा होगा तब एक बार आग घुमा लेना, उसको याद कर लेना। इसको और कोई तरीका नहीं है, इसको रट्टा मारना ही एक आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। और इधर बात करें तो इधर जो है आप देख सकते हो कि मर्चेंडाइज के फॉर्म में इंडिया जो है सरप्लस है, लेकिन अगर सर्विस और मर्चेंडाइज के बारे में बात करें तो इंडिया उसमें डेफिसिट फॉर्म पे है, ठीक है। सरप्लस और डेफिसिट समझ आई गया होगा। सरप्लस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया ने जो है सामान भेजा है, और डेफिसिट का मतलब जो है अगर इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट किया जाए तो उस केस में अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा आ गया तो उस केस में उसको सरप्लस बोला जाता है, अगर इंपोर्ट ज़्यादा आ गया तो उस केस में डेफिसिट बोला जाता है। तो पहले केस में डेफिसिट है जब मर्चेंडाइज प्लस सर्विस हो, दूसरे केस में जब मर्चेंडाइज ट्रेड किया जा रहा है तो उस केस में सरप्लस है इंडिया का। अब नेक्स्ट एक और रिपोर्ट आ रहा है भाई नीति आयोग, जिसके अंतर्गत बोला गया है, रिपोर्ट का नाम क्या है, इसका रिपोर्ट का नाम मिलेगा आपको अनलॉकिंग $25+ बिलियन एक्सपोर्ट पोटेंशियल। तो इसके अंदर का जो हैंड और पावर टूल सेक्टर है इसको नापा गया। तो इंडिया का जो हैंड टूल मार्केट है वो आपको मिलेगा 25%, और बाकी जो पावर टूल मार्केट है वो आपको मिलेगा 10%, ठीक है। तो एग्जाम रिलेवेंट है नहीं, इसके से मैं इधर लेसन पॉइंट भी लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो लेसन पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता, डेफिनेटली पूछा जा सकता है, बट लेसन पॉइंट में बहुत कम चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। और बाकी चीज़ें आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, और रिपीट का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं अपॉइंटमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आ रहा है, क्योंकि अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं 52। किसको बनाया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये बनाया गया है जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवाई जी को। तो इनके बारे में बात करें तो इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस संजीव खान्ना जी को। और इनके बारे में बात करें कि जो गवाई जी हैं इनका अपॉइंटमेंट हो चुका है, और ये जो अपना ऑफिस में जो प्रस्ताव लेंगे वो लेंगे मई 14, 2025 में। और इनका जो कार्यकाल है वो टोटल 6 महीने के लिए चलने वाला है, और 6 महीने के चलेगा। तो इनका जो रिटायरमेंट एज है वो मिलेगा आपको, रिटायरमेंट डेट जो है मिलेगा वो आपको नवंबर 23, 2025 मिलेगा। और इस समय जो गवाई जी हैं इनका एज जो है 65 हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, कुछ टर्नओवर नहीं रहता, लेकिन मैक्सिमम एज जो है 65 होती है। तो 65 एज तक की जो है CGI बन सकते हैं, तो इनका एज 65 हो जाएगा, जिसकी वजह से इनको रिटायरमेंट लेनी
बढ़ जाएगी, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये जो है सेकंड दलित थे आफ्टर दी जो जस्टिस बालाकृष्णन जी थे। तो बालाकृष्णन जो है टोटल 3 साल के लिए सर्व किए थे एज अ CJI, और अब जो है इनको हटाया जा रहा है। ये जो है सेकंड CJI बने हैं, ठीक है। तो सेकंड CJI कौन बने हैं, वो बने हैं गवाई जी, और जो पहले CJI थे वो जस्टिस बालाकृष्ण जी थे। और जो संजीव खाना जी हैं, इनका जो है रिटायरमेंट हो रहा है, इसी वजह से रिमूव हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने CJI की पोस्ट छोड़ दी, ऐसा कुछ कारण नहीं है। ये रिटायर हो रहे हैं मई 13, 2025 को। उसके बाद मई 14, 2025 को जो है गवाई जी जो है एज्यूम कर देंगे अपना ऑफिस, ठीक है। तो अपना ऑफिस जो है उसके बाद संभाल लेंगे CJI का। अब कुछ चीज़ें जो कि इनिशिएटिव या तो की जजमेंट है जो कि गवाई जी के द्वारा दिए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, उसको भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। पहली चीज़ कि इन्होंने जो आर्टिकल 370 था उसको हटवाया था, उस बैच उस जो ब्रांच है उसमें बैठे थे, ठीक है। जो चीफ जस्टिस जो भी जजेस होते हैं उसका जो बैच होते हैं उसमें ये भी थे जिन्होंने जिसका काम था कि जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलता है उसको रिमूव करने का। तो आर्टिकल 370 के अंदर का जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिल रहा था उसको हटाने में इनका भी भागीदारी थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड केस के बारे में बात करें तो उसमें भी इनकी भागीदारी थी। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड केस के अंदर क्या हुआ था कि अगर किसी पर्सन को अगर गवर्नमेंट को पैसा देना है या तो किसी पार्टी को पैसा देना है तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे सकता है, और वो SBI के थ्रू दे सकता है, जिसमें उस बंदे का जो है नाम पता नहीं लगेगा कि कौन से बंदे ने जो है कितना पैसा दिया है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, जिसकी वजह से इसको रिमूव कर दिया गया है। अब ऐसा प्रॉब्लम क्या थी हम उसको समझते हैं। अब मान लीजिए अदानी है, अदानी को कोई प्रोजेक्ट में काम करना है, कोई प्रोजेक्ट चाहिए गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट चाहिए तो अदानी बोलेगा गवर्नमेंट को कि मैं आपको 50 करोड़ रुपए दूंगा, उसके अगेंस्ट में आपकी जो पार्टी है उसको 50 करोड़ रुपए दूंगा, उसके अगेंस्ट में आपकी पार्टी जब भी गवर्नमेंट बन जाएगी तो उस केस में आप जो है मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दे देना, ठीक है, जो भी उनका प्रोजेक्ट रहेगा वो दे देना। तो ये चीज़ बताएगा, लेकिन ये चीज़ जो है पब्लिक को पता नहीं लगेगी, बिकॉज जो अदानी है वो यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को, और वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदेंगे SBI से। तो ये जो भी डेटा है ये SBI के पास रहेगा, और ये डेटा जो है गवर्नमेंट के पास रहेगा कि किसने कितना पैसा दिया है। और SBI को साफ साफ मना किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे जो भी डेटा है उसको, जिसके से जो नॉर्मल पब्लिक है या जो अपोजिशन है उनको पता नहीं लगेगा कि कौन से पर्सन ने कितना पैसा दिया है। तो ये जो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से जो है इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे भी इनकी भागीदारी थी। उसके बाद जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 500 और जो 1000 रुपये का नोट जब बैंड हुआ था, तो उस केस में बहुत लोगों ने क्वेश्चन उठाए थे और उसको जो है अपहोल्ड किया था, गवर्नमेंट के डिसीजन को जो है अपहोल्ड किया था बाय दी सुप्रीम कोर्ट। तो उस वाले बेंच में भी जो है ये बैठे हुए थे, ठीक है। तो उधर भी जो है इनका भागीदारी था। फिर अभी हमने बात की कि तेलंगाना जो है पहली स्टेट बनी है जो शेड्यूल कास्ट है उनको सब कैटेगराइज किया गया है। तो ये चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक डिसीजन लिया गया था, उसके अंतर्गत बोला गया था, तो उसमें भी इनका भाग था। मतलब टोटल 4 केस है, एक आर्टिकल 370, एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड केस, फिर डिमोनेटाइजेशन केस, उसके बाद सब कैटेगराइज ऑफ शेड्यूल कास्ट, वो ये सब में जो है इनकी भागीदारी थी। तो ये एग्जाम में आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चांसेस कम बनते हैं पूछे जाने का, बट यहाँ से भी पूछा जा सकता है, इसको भी आप एक बार आँख घुमा लेना। अगर बात करें किस तरह जो है अपॉइंटमेंट होती है, तो जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनकी अपॉइंटमेंट आर्टिकल 124(2) के अंतर्गत होती है और एज पर दी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंतर्गत होती है। नॉर्मल जो जज होती है उनके कोलिज्म के अंतर्गत जो है जो भी अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका कोलिज्म के अंतर्गत जो है अपॉइंटमेंट नहीं होती। इनकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंतर्गत होती है, जिसके अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है इनको रिकमेंड दी जाती है जो चीफ जस्टिस जो पुराने रह चुके हैं। अब जैसे कि संजीव जी थे, तो संजीव जी रिटायर कब हो रहे हैं? संजीव जी जो है रिटायर हो रहे हैं 13 मई को, ठीक है, 13 मई को ये रिटायर हो रहे हैं। तो 13 मई को रिटायर हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिकमेंडेशन दी, किसको रिकमेंडेशन दी? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को रिकमेंडेशन दी कि जो गवाई जी हैं इनको जो है सेलेक्ट किया जाए एज अ CJI, ठीक है। तो इनको जो है सेलेक्ट किया जाए CJI, उसके लिए रिकमेंडेशन दी, और ये रिकमेंडेशन जो है बेस्ड होता है ऑन सीनियरिटी, ठीक है। जो सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट के, उसके बेसिस पे ही जो है ये डिसीजन लेना पड़ता है। उसका जो लॉ मिनिस्टर है उन्होंने फॉरवर्ड किया ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर को,
और प्राइम मिनिस्टर के बाद वो प्राइम मिनिस्टर जो है एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि गवाई जी को जो है प्रेसिडेंट बना दिया जाए, उसके प्रेसिडेंट नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाए। तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो सौंप दिए जाएंगे गवाई जी को, और गवाई जी जो है फाइनली 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कोई फिक्स टर्नओवर नहीं होता, इनका जब भी एज 65 हो जाता है तब इनको रिटायरमेंट लेनी पड़ जाती है। ठीक है, या तो कोई अलग पर्सनल रीज़न के रिटायरमेंट लेना तो अलग बात है, लेकिन मोस्टली जो है सीनियरिटी के बेस पे रिटायरमेंट होती है तो ज़्यादा दिन तक जो है काम नहीं कर पाते एज अ CGI। जिसके गवाई जी की बात करें तो 6 महीने काम कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे एक पूछता हूँ मैं, आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा लंबा कौन जो है एज अ CGI बने हैं। ठीक है, उनका नाम जो है D से स्टार्ट होता है, आपको इनका नाम बताना है कौन है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो अनन्या पांडे के बारे में बात करें तो ये जो चैनल है, चैनल एक लग्जरी ब्रांड फैशन कंपनी है जो कि फ्रांस बेस्ड है। तो इनको जो है एज अ ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है और ये इंडिया की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है चैनल की, वो आपको अनन्या पांडे जी मिलेंगे। तो ये मोस्टली जो हाई एंड फैशन है, लग्जरी फैशन है, वहाँ पे काम करती है ब्रांड, और इनको जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कुछ अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, वैसे 2 अवार्ड्स हैं, उसके बारे में कवर करते हैं। तो ये अवार्ड का नाम आ रहा है 6th नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड 2023। ठीक है, तो 2023 का अवार्ड है, 2025 में दिया जा रहा है लेकिन 2023 का अवार्ड है। इसको दिया जा रहा है बाई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। इसमें आपको विनर मिलेंगे। विनर बताने से पहले मैं आपको पूरा का पूरा न्यूज़ बता देता हूँ, फिर आपको ये 2 जो विनर है इसके बारे में आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है इस अवार्ड का, इसका ऑब्जेक्टिव ये मिलेगा कि ये रिकॉग्नाइज करता है और रिवॉर्ड देता है प्रोफेशनल्स, फिर कंसेशनर्स, कॉन्ट्रैक्टर फॉर डिलीवरिंग एक्सीलेंस, इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस इन नेशनल हाईवे डेवलपमेंट। मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो अच्छे काम करते हैं, उनको जो है अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें टोटल 125 ऐसे नॉमिनी को सिलेक्ट किए गए थे, उसमें से 22 को जो है शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, ऐसे 22 एंटिटी को शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ये इंडिविजुअल्स भी हो, इंडिविजुअल से ज़्यादा जो है मोस्टली जो कंपनीज रहती है वो रहती है। ठीक है, तो टोटल 22 कंपनी सेलेक्ट किए गए हैं, और इसको बारे में बात करें तो ये अवार्ड को जो है टोटल 5 कैटेगरी में बांटी गई है। तो ये 22 जो एंटिटी सेलेक्ट किए गए हैं, इसमें से डिफरेंट मेडल दिए गए, किसी को गोल्ड दिया गया, किसी को ब्राउन्स दिया गया, किसी को सिल्वर दिया गया। तो एग्जाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो गोल्ड है। तो गोल्ड आपको याद रखना है 2 कंपनी के नाम। तो वो पहला जो है वो एक्सीलेंस इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए जो है अवार्ड दिया गया है, ये तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है, उनको दिया गया। फ्लेक्सिबल कन्याकुमारी टोल वे प्राइवेट लिमिटेड, इनको ये अवार्ड दिया गया है। दूसरा जो है ग्रीन हाईवे अशोका बिल्कॉन लिमिटेड जो कि नासिक महाराष्ट्र बेस्ड है, इनको दिया गया। तो ये 2 जो अवार्ड्स के नाम है ये आपको याद रखना है कि ये इसके विनर है। अब इस अवार्ड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो ये नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में मिलेगा कि इसको 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट ने इनिशिएट लिया गया था, जिसके अंतर्गत बोला गया था कि जो भी स्टेक होल्डर है जो अच्छा काम करेंगे इन टर्म्स ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस प्रोसेस में, उनको जो है अवार्ड दिया जाएगा। ये अवार्ड जो है टोटल 5 कैटेगरी में दी जाती है। जैसे कि मैं आपको 2 कैटेगरी तो आपको बताई थी कि ग्रीन हाईवे में दी जाती है, और दूसरी जो है एक्सीलेंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट PPP, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, उसके साथ एक्सीलेंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट EPC में दी जाती है। उसके बाद और भी कैटेगरी है, जैसे एक्सीलेंस इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फ्लेक्सिबल, इसके अंदर दी जाती है। और उसके बाद बेस्ट इंजीनियर अवार्ड, स्पेशल रिकॉग्नाइज अवार्ड, ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, तो स्पेशल रिकॉग्नाइज अवार्ड के बारे में बात करें तो ये एक तरह का हैकाथॉन है, इसको दिया गया है। और इन्होंने जो है टेक सॉल्यूशन दिया था, जिसकी वजह से इनको जो है अवार्ड दिया गया फॉर द स्पेशल रिकॉग्निशन। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान देना। ठीक है, टोटल 3 तरह के मैंने आपको अवार्ड्स के विनर बता दिए जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है नाइटहुड अवार्ड, जो ब्रिटिश के जो किंग हैं उनके द्वारा दी जाती है। ब्रिटिश के गवर्नमेंट के थ्रू नहीं, जो ब्रिटिश का किंग है, ब्रिटिश का किंग अभी कौन है, किंग चार्ल्स 3 है। तो किंग चार्ल्स 3 के द्वारा जो है अवार्ड दिया गया है, और किसको दिया है, सर जेम्स माइकल एंडरसन को दिया गया है। ये जो है फॉर्मर इंग्लैंड फास्ट बॉलर है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब ये अवार्ड किस तरह दिया जाता है हम उसको समझते हैं। ये एक तरह का ब्रिटिश ट्रेडिशन है, जिसके अंतर्गत जो भी आउटगोइंग PM है वो रिकॉग्नाइज करता है कि किसको ये अवार्ड देना चाहिए, और ये अवार्ड जो है स्पोर्ट्स पर्सन जो है उन्हीं को दिया जाता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स पर्सन जो है उनको दिया जाता है। तो जो अभी के टाइम पे जो ऋषि जी थे, PM कौन थे, ऋषि जी थे,
तो ये रिज़ाइन हो रहे थे, तो उससे पहले इन्होंने नाम जो है एडिसन का जो रिकॉग्नाइज़ किया गया था किंग चार्ल्स III के पास, और उसके बाद जो है जो किंग चार्ल्स III है, इन्होंने अवार्ड दिया गया है एडिसन को एज अ नाइटहुड फॉर दी सर्विस टू दी क्रिकेट। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आता है, तो इसको भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक डिफेंस का न्यूज़ है और ये लास्ट न्यूज़ है आज के दिन का। तो अभी 10 डक्सलीफ 6 जो है एक्सरसाइज हो रहा था, और ये इंडिया और उज्बेकिस्तान मिलिट्री के बीच में ही एक्सरसाइज होता है। और वेन्यू की बात करें तो कहाँ पे एक्सरसाइज हो रहा था, ये पुणे में जो फॉरेन ट्रेनिंग नोड है यहाँ पे एक्सरसाइज हो रहा था। और मोस्टली ये एक्सरसाइज फोकस करता है जो काउंटर टूरिज़्म है उसमें, और जो अर्बन सेमी अर्बन इन्वायरमेंट है वहाँ पे, मतलब मोस्टली काउंटर टूरिज़्म स्ट्रैटेजी है। काउंटर को ऐसे टूरिज़्म, जब टूरिज़्म है उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं, टेररिज्म। अभी वीडियो रात को बना रहा हूँ तो थोड़ा नींद आ रही है, इसकी वजह से थोड़ा आई थिंक गड़बड़ हो रही है। काउंटर टेररिज्म जो भी रहता है उसके लिए एक्सरसाइज की जा रही है। और इसमें एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के कौन पार्टिसिपेंट है, तो इसमें टोटल 60 जो है इंडिया के पर्सन मिलने वाले हैं, और ये सारे के सारे पर्सन जो है जाट रेजिमेंट वहाँ से आएंगे, जो इंडियन आर्मी का जो जाट रेजिमेंट है वहाँ से आएंगे। और 60 पर्सनल्स में से कुछ इंडियन आर्मी के पर्सनस होंगे और कुछ जो है इंडियन एयरफोर्स के पर्सनस भी होंगे। एग्जाम के बारे में बात करें तो एग्जाम में जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, कहाँ पे जो है एक्सरसाइज होने जा रही है, किस किस के बीच में जो है एक्सरसाइज होती है, डक्सलीफ 6 या डक्सलीफ जो है किस किस के बीच में एक्सरसाइज होती है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। इसके साथ आपको ये पूछा जाता है कि ये एक्सरसाइज की किसकी वजह से जाती है। बहुत कम चांस है कि यहाँ से पूछा है कि ये एक्सरसाइज की किसकी जाती है, ये जो है काउंटर टेररिज्म से फाइट करने के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेली करंट अफेयर्स 19 अप्रैल का। मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझा आपको समझ आया। और ऐसे अगर माइंड मैपिंग कंटेंट आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो PDF के लिए, और मेरा जो बैंक साथी यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अभी क्या करते हैं, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।